Okay, yeah, just getting it go. I think we are live now. And hello, hi everyone. Welcome to our daily learn platform, बच्चों. Myself Vishal Gupta. I am taking your second lecture of electricity today. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था उसका आज ब्रीफ भी लेते हैं हम लोग और जल्दी से नए टॉपिक्स को रिकॉल भी करते हैं. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट इज आवर टारगेट 95 कोर्स एंड व्हाट वी ऑल आर कवरिंग इन दिस. तो बच्चों, जस्ट टू स्टार्ट विद the basics of it. Give me some time to explain you what we are creating for you and how it is going to help you. तो बच्चों, दो जो हम लोग ये कोर्सेज बना रहे हैं आपके लिए, these courses are going to be very very beneficial for all the aspirants of CBSE. जो भी हमारे बच्चे CBSE में हैं और टर्म 2 की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए दीज कोर्सेज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग इसमें बच्चों आपके लिए जो आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है टेंटेटिव विच इज डिसाइडेड बाय सीबीएसई इन द मंथ ऑफ द मार्च इटसेल्फ, उसके लिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं और हम लोग उसी के टर्म्स में आपको बहुत ही बेसिक्स बेसिक्स टॉपिक्स को और इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें. जैसे कि आज हम लोग लेक्चर 2 जब कवर कवर करेंगे तो हम लोग उसमें ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इन 4 मोटे-मोटे टॉपिक्स पे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे. और बच्चों, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ भी है एक बाय द एंड ऑफ द लेक्चर व्हिच विल बी आल्सो सीन कि हमारे पास एंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो श्योर शॉट आपके पास आने वाला है टर्म 2 एग्जामिनेशन में. तो वी आर आल्सो हैविंग दिस इन माइंड. तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं. तब तक के लिए आई आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि दोज़ हू आर वाचिंग द वीडियो कीप वॉचिंग द वीडियोस टिल द एंड. डोंट गो इन बिटवीन, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट आप मिस कर दोगे एंड इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी इन ट्रबल. सर वाई ट्रबल? क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको डिफिकल्टी आएंगी आगे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में, राइट? चलो, तो जस्ट लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. या आई कैन सी माई चैट दैट थिंग्स आर गोइंग फाइन. Right. Okay, my voice is very good and the streaming is also good. It means that we are good to go. चलो बच्चों, so let me give a brief about myself and the company. I am Vishal Gupta. I am your teacher for class 10th. I will be teaching you physics, chemistry and mathematics of your class 10th. हम लोग पूरा संग में कवर करेंगे. With me शशांक सर is helping me to cover the biology part. तो वो आपका biology part देखेंगे और ऑल टुगेदर विद द होल सपोर्ट ऑफ द टीम हम लोग आपको हेल्प करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराने में बाय द फरवरी इटसेल्फ. और उसके बाद हम लोग कुछ आपके लिए अमेजिंग और कोर्सेज लाएंगे विच विल बी अपडेटेड सूनर और लेटर. ओके, चलो, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2. पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लेक्चर 1 में क्या-क्या पढ़ा था और फिर हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने फर्दर सिलेबस की तरफ. बच्चों, लेक्चर 1 में हम लोग ने कुछ ब्रीफ जो पॉइंट थे वो मैंने लिए हुए हैं आपके लिए. वी स्टडीड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो मैंने आपको बताया था अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट. एक कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ जहां पर आपका करंट इजीली फ्लो हो पाए. अ सर्किट इज बेसिकली अ डायग्राम थ्रू व्हिच द करंट कैन फ्लो, राइट? और दैट हैज टू बी अ क्लोज पाथ. व्हाई क्लोज पाथ? क्योंकि अगर सर ओपन होगा तो लीकेज हो जाएगा, लीकेज ऑफ करंट हो जाएगा और इन दैट पर्टिकुलर केस करंट वोंट बी एबल टू फ्लो इन अ प्रॉपर वे. जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप वायर जोड़ते हो, जब आप वायर को जब जिस घर में शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है घर में इन द इलेक्ट्रिक वायर्स, तो इलेक्ट्रिशियन जब आता है तो ही चेक्स ऑल द सर्किट्स कि क्या वो कंप्लीट है कि नहीं है. तो इट्स द नेसेसरी थिंग कि सर्किट हैज टू बी क्लोज्ड. सर, दैट्स ओनली द वे व्हेन an electron or the charges can flow. अब हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, उसकी बात भी कर लेते हैं. The flow of the electric charges. What are these electric charges? We recalled in the class these electric charges are electrons, right? These electric charges are the electron, those negative electrons, right? Those negative charges, जिसको हम लोग एक और नाम से बोल रहा था हम लोग लास्ट में, we call them आवारा. Reason is being कि they keep on moving on their outer orbits or the shells. That's why we also call them electrons. So that's our electric current, and electric current is carried by moving electrons, right? Since they are carry charges through a conductor, क्योंकि ये charge particle होते हैं, negative charge carry करते हैं, contain करते हैं, and the value of that charge is also we discussed. The value of these charges are 1.6 into 10 to the power minus 19. And if I ask you what is the unit of it, so you all will be saying, sir, coulomb is the unit, because coulomb was a scientist who comes up with the theory of the charges and he also derived what are the value of these charges. उन्होंने उसकी बात भी बच्चों लास्ट टाइम पे करी थी और बहुत अच्छे से करी थी. आई होप आप सब लोग इन बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे एंड नन ऑफ यू विल बी मिसिंग
द कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलो अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल क्या है बच्चों। हमारा पोटेंशियल, हाउ वी डिफाइन आर पोटेंशियल, आर पोटेंशियल इज आर एबिलिटी टू डू द वर्क, कितना हम लोग काम कर सकते हैं, कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं, दैट इज आर पोटेंशियल। In the case of the charges, the same potential is the work done by a battery in carrying the charge। हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारी efficiency होती है, right? How much amount of the work that you have done in your day is your efficiency। how much, जितना आपने काम करा होगा उतना आपका डे प्रोडक्टिव रहा होगा। वैसे ही बच्चों, जितना वो चार्ज कैरी करेगा, चार्ज कौन कैरी करेगा सर? एक बैटरी जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा, वो जाके चार्ज, वो जाके आपके चार्ज को कैरी कर रहा होगा। एंड दैट्स हाउ वी से कि वहां पर जैसे जैसे बल्ब लगा है या कुछ भी है, तो दैट्स हाउ द होल सर्किट इज गेटिंग कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द चार्जेस मूव। अगर दोनों, मैंने को लास्ट में बताया था, लाइक इफ आई एम हैविंग द सेल हियर, दिस सेल will be having a positive terminal and a negative terminal, and charge will go on moving, keep on moving until it it has a difference in the potential। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में difference नहीं होगा तो charge will not move and there would be zero effective movement of the charges, hence we will say that battery is dead। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा सेल काम नहीं कर रहा है, बैटरी काम नहीं कर रही है। इट्स अ प्रॉपर केस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बिकम द सेम, देन ओनली वी से कि पोटेंशियल अगर बराबर हो गए तो भाई अब चार्ज कैसे मूव करेगा, राइट? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, जैसा वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड वी डिफाइंड इज एज द अमाउंट ऑफ वर्क इन कैरिंग द चार्ज, राइट? ऐसे ही बच्चों हम लोग ने करंट को कैसे डिफाइन करा था? वी डिफाइन द करंट एज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, याद है ना बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने बोला था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज define our current। Hi Ria, hello everyone, those who are like keep commenting guys, I am reading all of your comments, so in case if any doubts come in between to you, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको कोई डाउट आता है तो you can ask in the chat box, we will be helping you out। और हमारी टीम भी आपको हेल्प करेगी इन गेटिंग द all the answers done। जब आपको डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक और आर कोर्सेज, यू आर फ्री टू आस्क। इवन you can see the footer, वहां पे हमारी सारी information लिखी हुई है, our telegram group that you can join, our contact details, our mail ids, and you can also see the social media link। और after that there is a code given to you, if you use that codes you will be getting the particular discounts as well, right? चलो बहुत बढ़िया। तो सर, how we define the potential? Potential is the work done in bringing the charge, so v is equals to w upon q। how we were defining the current? Current is the rate of the flow of the charges, so sir q by t, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो पा रहा है, दैट इज आर q by t। चलो ये बात हो गई, तो चलो अब रोल करते हैं हमारे नए नए कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। तो बच्चों लेट्स रोल टू द न्यू टॉपिक। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो भैया यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना है, हमने आपसे पूछा कि लेट्स कन्वर्ट दिस सर्किट डायग्राम यूजिंग द सर्किट एलिमेंट। आपको क्या यूज करना है? आपको सर्किट एलिमेंट यूज करने हैं। अब सर्किट एलिमेंट आपको पता होने चाहिए कि हमने कैसे सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करा था, तब आप लोग उसको सही से ड्रॉ कर पाओगे, राइट? तो ये एक सर्किट डायग्राम है और मैंने आपसे बोला है कि इस सर्किट डायग्राम को आप लोग बनाएंगे अपने तरीके से। बनाना स्टार्ट करिए भाई। एक क्लोज सर्किट बनाना है आपको और एक ओपन सर्किट बनाना है, राइट? given the task to make an open and a closed circuit। चलो जल्दी से बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लोज सर्किट बनाएंगे, तो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग क्लोज यही बना लेते हैं बच्चों। अगर क्लोज सर्किट बनाएंगे तो क्लोज सर्किट के लिए क्या होना चाहिए सर? क्लोज सर्किट का मतलब होता है करंट इज फ्लोइंग, सर्किट इज पैक्ड, राइट? तो पहले बैटरी बनाते हैं। बैटरी इज व्हाट? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो पहले तो हमने बैटरी बना ली, राइट? और जो बैटरी के बाद एक स्विच लगा हुआ है, अब स्विच को मैं ऊपर लगाऊं चाहे यहाँ लगा दूं, कोई परेशानी नहीं है, राइट? ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। सर पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि जो बड़ा टर्मिनल होता है, जो बड़ा साइड होता है, दैट इज आर पॉजिटिव, दिस इज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, एंड छोटा वाला इज आर नेगेटिव। अब यहाँ पे एक स्विच लगा सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक स्विच लगा लेते हैं, क्योंकि ये क्लोज स्विच है तो बीच में डॉट आ जाएगा, राइट? यहाँ से देखो करंट फ्लो होगा हमारे पास, और ऊपर लगा हुआ है एक बल्ब। अब बल्ब का इंडिकेशन को पता है, राइट? बल्ब, हाउ वी डिफाइन द बल्ब? तो बल्ब के लिए you have to draw this diagram। आप चाहो तो इसको सर्किल भी कर सकते हो। दैट शुड बी योर क्लोज्ड सर्किट, जिसके थ्रू आपका करंट फ्लो होगा। देन वी हैव अनदर डायग्राम जो है ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट बनाना है आपको,
हाउ यू विल बी मेकिंग इट ओपन सर्किट है तो बच्चों करंट फ्लो नहीं होगा. ओपन सर्किट मीन्स दैट द वायर इज ब्रेक, द वायर इज नॉट कनेक्टेड, एंड इफ द वायर इज नॉट कनेक्टेड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट साइन बच्चों, आप लोग बताओ मुझे. इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय this sign without a dot in between. Without a dot in between means that sir switch तो लगा है but it is not open. Switch is not open. Switch is not open, right? Switch अभी ऑन नहीं है ऐसा बोल सकते हो आप. ऑन नहीं है तो मतलब सर्किट भी अभी ओपन ओपन सर्किट है, वो क्लोज सर्किट नहीं बनेगा. अनदर योर बल्ब राइट हेयर, राइट, योर बल्ब हेयर, राइट बच्चों, एंड देन यू विल बी कनेक्टिंग इट टू द वायर. अभी कनेक्टेड टू द बैटरी. अभी आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है और यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है. एज मेंशन्ड हियर हम लोग इसको ऐसे ही बना रहे हैं, पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव्स ऑन द राइट साइड. एंड दिस इज अ ओपन सर्किट. व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग हियर कि यहाँ पे ये ओपन सर्किट है. दिस इज योर डायग्राम which I have shown here. यहाँ पे डॉट नहीं लगा है मतलब सर्किट इज ओपन, द करंट इज नॉट फ्लोइंग. यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट विल बी एनकाउंटर्ड. यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होगा मेरे बच्चों, और यहाँ पे नो फ्लो होगा, कोई फ्लो नहीं होगा करंट का. करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा इसमें, राइट. चलो, तो आपको मैंने दिया है ये डायग्राम, आप लोग इसको ट्राई करो. नाउ ट्राई दिस डायग्राम एंड कन्वर्ट दिस सर्किट, कन्वर्ट इनटू द सर्किट एलिमेंट. आपके पास जो सर्किट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको यूज करना है. एक बैटरी है, एक रजिस्टर है आपके पास बच्चों, लाइट बल्ब लगा हुआ है और स्विच है, राइट. अब ट्राई दिस बाय टू योर ओन, और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके, चलो. तो भैया, हेलो हेलो सेबेस्टिनो, वेलकम टू द क्लास. मैनी ऑफ यू आर वाचिंग द वीडियो, कीप वाचिंग इट. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो इनको देखेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम, और कहीं ना कहीं आपको भी वो ब्लेस करेंगे कि भाई आपने यू हैव रिकमेंडेड सम वीडियोस टू देम, और आपको भी कुछ अच्छे वीडियो फिर वो बाद में रिकमेंड करेंगे. तो कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग द कंटेंट, कीप मूविंग द कंटेंट टू द वन हु नीड इट, who urgently require it, right. This electricity chapter is going to be one of the beneficial chapter, not just in class 10 but throughout your 11th 12th journey also, क्योंकि यही चैप्टर है जो आगे डिफरेंट चैप्टर्स में कन्वर्ट भी होगा. आपके पास पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है क्लास 11th में, जिसको आप कवर करोगे 12th में इवन और अच्छे से इसको कवर करोगे. तो मेक श्योर आप इसको मिस आउट ना करो, एंड यू विल बी लर्निंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इट, राइट. चलो, बहुत बढ़िया. तो भैया इसको कैसे बनाना है, तो कैसे बनाना है उसको देख लेते हैं जल्दी से. हाँ सर, क्या ऐसा डायग्राम होने वाला है? क्या एक बैटरी होगी बच्चों, एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है सर, बिल्कुल. अच्छा, करंट का फ्लो क्या होगा सर? पॉजिटिव से नेगेटिव. देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द करंट. अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर करंट जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर करंट जाएगा बच्चों, इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे सर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव. सर व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन होल्ड्स द नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन के पास खुद नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज गोज टू द पॉजिटिव वन, राइट. चलो, तो बीइंग सेड दिस, let's move ahead and discuss about this diagram thoroughly. सर एक रेसिस्टर लगा है और रेसिस्टर की हमारी जो सिंबल होता है द दैट इज द दीज जंक्शंस, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं, राइट. दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो शो करता है कि सर यहाँ पे ब्रेकर टाइप ऑफ थिंग है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जहां से करंट या फ्लो होगा तो उसका मूवमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा, राइट. देन वी हैव इलेक्ट्रिक बल्ब. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे. इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बच्चों आप ये भी बना सकते हो ऐसे भी, या फिर आप बना सकते हो अपना वो बल्ब टाइप स्ट्रक्चर भी ऐसे वाला भी, राइट. नन ऑफ दिस इज रॉन्ग. या फिर स्विच को आप ऐसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये बच्चों एक स्विच का डायग्राम होता है, या फिर आप स्विच को चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, द सिंपल वन, राइट. कोई इश्यू नहीं है, बट मेक श्योर आप उसको सही बनाओ. तो एक स्विच लगा था तो स्विच लगा दिया बच्चों, एंड वी अगेन जॉइन द वायर टू अ नेगेटिव टर्मिनल. नाउ यू टेल मी, इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? व्हाट यू थिंक विल बी द फ्लो ऑफ द फ्लो व्हाट यू थिंक विल बी द फ्लो? क्या यहाँ पे फ्लो होगा भी कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर. द सर्किट इज क्लोज्ड. देखो यहाँ पे बल्ब जल भी रहा है, यू ऑल कैन सी द बल्ब गेटिंग लाइट इन हेयर. यहाँ पे बल्ब जल भी रहा है, इट मींस दैट द सर्किट इज क्लोज्ड. अगर सर्किट क्लोज ना होता तो बल्ब नहीं जलता. यू ऑल नो दिस वेरी वेल, आप लोग मुझसे अच्छा जानते हो बल्कि इस बात को. तो चलो, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चों. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड now come to our most important question. Like this is the super most important topic of our unit. The most important topic
सर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये टॉपिक से अभी आपका चैप्टर लिटरली चालू होता है। हम लोग इसकी पहले जो क्रिएट कर रहे थे दैट वाज़ ओनली द बेस ऑफ द चैप्टर। वो सब तो चैप्टर का पूरा बेस था, कि चैप्टर को पढ़ना कैसे है, हाउ हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट चैप्टर, व्हाट आर द इंट्रोड्यूसिंग पार्ट जो हमारे बेसिक हमारे पास टर्म्स थे और उनकी टर्मिनोलॉजी थी, हम लोग तभी उसको समझ रहे थे। उस टर्मिनोलॉजी के बाद हमको आना है अभी अंडरस्टैंड करने के लिए कि अभी क्या-क्या लॉ हैं जो इलेक्ट्रिक करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे यूटिलाइज़ होंगे, यूज़ होंगे और कैसे हम लोग उसको अ अ, अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, अपने थ्योरीज़ में यूज़ करेंगे या फिर लाइफ लर्निंग से भी उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक छोटा-सा देखो बच्चों मैंने एक इमेज डाली हुई है। शायद अभी आपको इतनी कैची ना लगे अगर आपको ओम्स लॉ नहीं पता है, लेकिन लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम वोल्ट है, ध्यान से देखो और ही इज़ पुशिंग एम्पियर। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? दिस इज़ बीइंग सजेस्टेड बाय ओम। अब आप देख रहे हो ओम ने ये बात बोली कि सर जितना आराम से देखो, जितना ज़्यादा तो क्या ये V जो है वो एम्पीयर को अफ़ेक्ट कर रहा है, बस इतनी बात देखो। तो V जो है मतलब जो V है हमारा वोल्ट जो है, वोल्ट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, वो कहीं न कहीं हमारे करंट को अफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि सर बहुत सिंपल सी बात है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है सर? पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क, राइट? अमाउंट ऑफ वर्क इन कैरिंग द चार्ज, वही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, याद आया? अच्छा वो एबिलिटी अगर ज़्यादा होगी या कम होगी, अगर वो एबिलिटी ज़्यादा या कम होती है तो वो किसको इफ़ेक्ट करेगी? इस बात को ज़रा समझना है हमको। और यही स्टेटमेंट हमें ओम्स लॉ ने बहुत ही बेहतर तरीके से शानदार एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करा। चलो उसको एनालाइज़ करते हैं, राइट? ज़रा इस डायग्राम को देखो बच्चों। See this diagram. What you are seeing here? If you see that I have made इधर यहाँ पर you can see some elements right here. जैसे यहाँ पे देखो बच्चों एक बैटरी या फिर सेल लगा हुआ है. Here you have an ammeter. Now if I ask you what is ammeter, तो आप कहोगे सर current measuring device, right? Your current measuring device. Current को measure करता है. This is your current measuring device. अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है बच्चों? You will be saying that this is your वोल्टमीटर। सर क्या करेगा? पोटेंशियल को मेजर करेगा। सर व्हाट इज दिस? दिस इज योर रेसिस्टर। सर करंट के अमाउंट को कहीं ना कहीं रोक रहा होगा, कम नहीं करेगा बच्चों, रोक रहा होगा। रेसिस्टेंस क्या होता है? तो मैं थोड़ा आपको उसके पहले ब्रीफ देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो इस टॉपिक को मैं जरा यहाँ पे रेसिस्टेंस डालता हूँ और पहले मैं आपको रेसिस्टेंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि रेसिस्टेंस करना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेट मी मेक अ वेरी स्मॉल चेंज राइट हियर एंड मेक इट रेसिस्ट। एक बहुत छोटा-सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों में और ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में। तो ज़रूरी क्यों है उसके पीछे भी रीज़न है कि रेसिस्टेंस वाला जो हमारा टॉपिक है ना, ये आप जब तक इसका फ़ील नहीं लोगे तब तक आप मिस आउट करते रहोगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पे। तो पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ रेसिस्टेंस एंड व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हाई व्हाई वी आर लर्निंग इज़ आल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो अभी रेसिस्टेंस क्या है इसको ज़रा समझते हैं। बच्चों रेसिस्टेंस आपकी ज़िंदगी में भी होता है जिसको लोग बोलते हैं बाधा या फिर रुकावट हमारी हमारी लाइफ़ में भी। अगर रेसिस्टेंस को आप अपनी रियल लाइफ़ से अगर समझोगे बहुत ईज़ी होगा, राइट? रेसिस्टेंस है क्या सर? रेसिस्टेंस इज़ ऑब्स्ट्रक्शन या फिर आप बोल सकते हो सर आपके पाथ में आने वाले थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो। तो रेसिस्टेंस को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? तो व्हाट इज़ रेसिस्टेंस? इफ आई टेल यू इफ आई आस्क यू दैट इफ वी हैव सम लेंथ ऑफ द वायर, हमारे पास एक लाइक से 1 मीटर का वायर है एंड नाउ दिस वायर इज कनेक्टेड टू अ सेल और अ बैटरी। इफ आई कनेक्ट इट टू अ सेल और अ बैटरी, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर? बच्चों, क्या आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, राइट? देयर आर हाई मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे होंगे जल्दी से, राइट? हम लोग ने इस सर्किट को क्लोज कर दिया है, मतलब यहाँ पर हम लोग ने करंट का फ्लो मेंटेन कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है हम लोगों ने, राइट? तो अगर हमने यहाँ पे जैसे कुछ वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी या फिर किसी भी वोल्ट की बैटरी लगा दी,
वहाँ से इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे फ्रॉम योर नेगेटिव टर्मिनल बिकॉज दिस द नेगेटिव पार्ट। तो मैं बताऊँ क्या ये नेगेटिव से से जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तेजी से मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, राइट? अच्छा आप एक बात बताओ, क्या इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर के अंदर? नहीं यार, के अंदर तो 10 की पावर 18 नंबर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कम से कम बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास यूनिट लेंथ है बच्चों, तो उसमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ज़्यादा 10 की पावर 18 इमेजिनिंग मुझे एक के बाद 18 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे यार, ऐसे 18 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे मुझे। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करेंगे, क्या आप ये बात देख पा रहे हो अपनी खुली आँखों से? जब एक साथ ये सब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इनमें इतना ज़्यादा कोलिशंस आएगा, इतने ज़्यादा आपस में इलेक्ट्रॉन लड़ेंगे, सर कहीं न कहीं हीट इन्वॉल्व होगी, राइट? तो जब अच्छा हीट तो छोड़ो बाद में, पहले तो बताओ कि क्या इनमें कोलिशंस होंगे? क्या इसमें बैक टू बैक कोलिजन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स में? इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विल बी कोलाइडिंग विद ईच अदर। हाँ, दीज़ इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं अपने बहुत लेमन शब्द में हम लोग इनको बोलते हैं हमारा रेसिस्टेंस, राइट? रेसिस्टेंस क्या है सर? रेसिस्टेंस इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द चार्ज। और ये चार्जेस जब फ्लो हो रहे हैं तो उनके पाथ में या फिर हमारा जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पाथ में जो बाधा है, जो रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज आवर रेसिस्टेंस, राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। जैसे मैं आपको एक डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, तो सुनिएगा। बोला गया है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली रेसिस्टेंस क्या है? सर रेसिस्टेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर, राइट? ये तो एक वायर की प्रॉपर्टी ही है। तो ये प्रॉपर्टी है कैसी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वायर ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द वायर, ड्यू टू विच ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द द करंट, जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रोकता है। तो ये हर वायर की प्रॉपर्टी है, जिसमें वो ऐसा करता है। अब प्रॉपर्टी है तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा होगी, राइट? किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस की बात करो तो हर अलग वायर में अलग-अलग होता है बच्चों। जैसे कॉपर का वायर होगा, कॉपर के वायर में अलग होगा, राइट? अगर आप एल्युमिनियम का वायर लोगे तो अलग होगा, अगर आप सिल्वर का वायर लोगे तो अलग होगा। सिल्वर इज़ योर एज, राइट? यू ए एल ए जी सब में अलग अलग होंगे, राइट? क्योंकि सबकी रेसिस्टिविटी पावर अलग है, सबकी पावर ऑफ रेसिस्टिंग द इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा जो कंडक्टर है बच्चों वो सिल्वर माना जाता है कि सिल्वर में रेसिस्टेंस सबसे कम है। रेसिस्टेंस कम होने का मतलब होता है कि सर रुकावटें बहुत कम है और ये रुकावट डिफाइन करती है बहुत सारे फैक्टर्स के साथ, राइट? चलो, तो रेसिस्टेंस की हमने बात करी। अभी हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि रेसिस्टेंस का आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी वो ओम्स लॉ में लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ, रेसिस्टर लगा हुआ है बच्चों, जो कि करंट को कहीं ना कहीं रोक रहा होगा। और उसके अक्रॉस हमने लगाया हुआ है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर जो होता है बच्चों वो पैरेलल कनेक्शन में लगता है, मैंने आपको बताया था। ये पैरेलल कनेक्शन में लगता है। और जो एमीटर होता है ये आपका सीरीज कनेक्शन में लगता है, राइट? इट्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये बात ऐसी क्यों होती है इसको भी समझेंगे हम लोग। बट बट पहले हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं जरा। कि मैंने कहा जब यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई गई तो करंट था वो 10 था, राइट? अब जब ये 2 वोल्ट था तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। जब ये 4 हुआ तो ये वैल्यू 20 हो गई। ऐसा ऑब्जर्वेशन करा गया है, ये हमने एक सर्किट में ऑब्जर्व करा, राइट? जब हमने इसको 6 करा तो इसकी वैल्यू 30 हो गई। 8 करा, ये हो गई। क्या आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ें किसी न किसी फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही हैं। देख पा रहे हो बच्चों? देखिए, जब करंट 2 से 4 हुआ, तो जब वोल्टेज 2 से 4 हुआ, तो करंट भी 10 से 20 हुआ। मतलब 2 टाइम इंक्रीज़ हुआ। जब वोल्टेज 2 से 6 हुआ या फिर 4 से 6 हुआ, राइट? तो ये भी उसके अकॉर्डिंग ही उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हुआ। जब ये 6 टू 8 हुआ, तो ये भी 30 टू 40 हुआ। कैन यू सी एन इंक्रीजिंग ट्रेंड हियर? क्या यहाँ पे आप एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देख पा रहे हो कि व्हेन V इज़ इंक्रीजिंग, जब V इंक्रीज़ होगा, हमारा A भी क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज़ हो रहा है। क्या ये एक
कॉमन ट्रेंड देख पा रहे हो आप, यही ट्रेंड ऑब्जर्व करा ओम्स ने भी। आर ओम इज ऑब्वियसली एन physicist or scientist who comes up with this relation, and he has seen this in the experimental processes, जहाँ से उन्होंने एक लॉ क्रिएट करा इन कंसंट्रेशन विद पोटेंशियल करंट एंड रेसिस्टेंस, उसके थ्रू उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करी ना। व्हाट ही सेज the potential difference V across the end of the given metallic answer. The potential difference V across the end of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. दोबारा समझते हैं, उन्हें पूरा जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस, जितना भी हम लोग ने जितनी भी वोल्ट की बैटरी लगाई अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन मेटलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या है सर? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट फ्लोइंग थ्रू इट मतलब जो आई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या सर ये बहुत ही अमेजिंग चीज हुई? क्या ये बात यहाँ पे भी हमको दिख रही थी? जैसे जैसे सर वी बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारा आई भी बढ़ रहा था। वी आर सीइंग अ कॉमन ट्रेंड हियर कि दोनों में हो रहा है इंक्रीज। जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई भी बढ़ रहा है। अगर ये वी और आई दोनों संग में बढ़ेंगे प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों कि प्रोवाइडेड दैट देयर टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। वी के संग आई बढ़ेगा, वी के संग आई बढ़ेगा, बट ऐसा ना हो कि टेम्परेचर डिफरेंट हो जाए। टेम्परेचर का सेम होने के पीछे क्या रीजन है? इफ आई आस्क यू, टेम्परेचर सेम होने के पीछे क्या रीजन है बच्चों? बिकॉज यू नो रेसिस्टेंस जो है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है वायर की, राइट? सपोज करो एक जो वायर है पहले वो 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, फिर हम लोग उस वायर को लेके गए हैं और हमने उस वायर को 50 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, ठीक है? तो क्या वी और आई में सेम चेंजेस आएगा? ये बात बोलना डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि वी और आई, पोटेंशियल और करंट, सर ये हर जो पहलू है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफाइन करता है एबिलिटी ऑफ कैरिंग द चार्ज from point A to B, और current is also defined by the electron, the rate of the flow of the electron। हर चीज इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे डिपेंड करती है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन ने अपना फ्लो ही चेंज कर दिया टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, क्या समझो, जैसे अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल एंड काम है, राइट? लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो ये सरफेस थी इनमें पहले से आ गई थोड़ी सी हॉटनेस, थोड़ी सी गर्म हो गया ये। अगर गर्म हो गए तो सर इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही इतने उत्तेजित होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं भागने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा सोलर पैनल्स का, राइट? आपने वो सोलर पैनल्स देखे होंगे बड़े बड़े। तो सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे, सोलर पैनल्स का वो वर्किंग अगर थोड़ी बहुत भी पता हो तो उसमें सोलर 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 जो एनर्जी है हमारी वो पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइटेड एंड दे स्टार्ट मूविंग। तो जो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही एक्साइटेड है मूव करने के लिए, और अगर वो टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उनके मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए वी से दैट कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। दोबारा से पढ़ते हैं ओम्स लॉ को, क्या बोला उन्होंने? ही सेड द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। सिंपल सी बात, V is proportional to I वाली बात कही उन्होंने, provided its temperature remains the same। Given that its temperature remains the same, and what we call it Ohm's law। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज Ohm's law, तो आप बोलोगे according to Ohm's law, if we uh, make the temperature constant, the amount, the potential difference across the battery, across the battery या फिर across the given metallic wire of an electric circuit is going to directly proportional to our current। जितना ज़्यादा V होगा उतना ज़्यादा I हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने बोली। बट एक बात याद रखना, दो आपको लिखना क्या क्या है, आपको पहले तो टेम्परेचर को कांस्टेंट शो करना पड़ेगा इसमें, और सेकेंडली यू हैव टू मेंशन कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। V बढ़ेगा बच्चों, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। अगर V घटता है, इन केस अगर V डिक्रीज होता है, राइट, तो I भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ऐसे देखो, अगर मुझे इस रिमोट को चलाना है, लेट्स से मुझे इस रिमोट को ऑपरेट करना है, तो मुझे ये छोटे से सेल की रिक्वायरमेंट है, राइट? अच्छा, अभी तो आपको इन कंपैरिजन देखो तो ये काफ़ी बड़ा सेल है। अगर मैं अपने घड़ी के सेल से बात करूँ कि घड़ी का सेल या फिर मेरे माइक्रोफ़ोन का सेल कितना बड़ा है, तो उनसे तो ये काफ़ी बड़े हैं, राइट? लेकिन क्या ये सेल आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को सैटिस्फाई कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा।
कभी नहीं कर पाएगा सर। इस सेल का जो पोटेंशियल है वो है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ देख के। इसका जो पोटेंशियल है इट इज मेंशन्ड हियर, ये आपका 1.5 वोल्ट का, देखो ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो, लेट मी शो यू ऑल। यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है ये मेंशन है बच्चों 1.5 वोल्ट, राइट। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, here it is mentioned that the P of the cell is 1.5 वोल्ट। अच्छा, अगर ये 1.5 वोल्ट का है तो क्या इसके अकॉर्डिंग ही करंट को फ्लो करा पाएगा? 1.5 वोल्ट का मतलब है कि सर 1.5 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही उसका जो इनपुट होगा, इनपुट मतलब उसका जो करंट का फ्लो होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। वेयर एज अगर इतना तो पता है कि सर ये सफिशिएंट है इस रिमोट को ऑपरेट कराने के लिए। अगर ऐसे दो सेल हम लोग लगा दें, ऐसे हम लोग दो सेल लगा दें तो हमारा ये रिमोट तो काम कर जाएगा, राइट। ओके, लेकिन क्या ये सेल घर के आपके अप्लायंस को रन करा पाएगा? आपके मिक्सी, गीजर, फ्रिज उनको रन करा पाएगा? नहीं ना, किसी हाल में नहीं ना। आपने देखा होगा जब लाइट जाती है तो हम लोग वो इन्वर्टर का यूज करते हैं। अब इन्वर्टर में जो बैटरा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेटिंग्स होती हैं क्योंकि उनका जो पोटेंशियल होता है वो हाईयर साइड होता है, राइट। और उनका जो करंट करंट सप्लाई होती है वो भी बहुत हायर एंड होती है। अगर आपको पता हो तो आपने देखा भी होगा, वो ये सेल नहीं कर पाएगा। तो सर अगर ज़्यादा करंट चाहिए हम लोगों को, ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट, तो ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। यही बात बोली ओम्स ने कि जितना ज़्यादा आपको करंट की रिक्वायरमेंट है आप उतना ज़्यादा पोटेंशियल को वहाँ पे यूज़ कर लो, राइट। आपने भी देखा होगा कि अच्छा आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट करे होंगे, पोटैटो को सीरीज में लगा के एक वायर कनेक्ट करके बल्ब जलाने वाला, या फिर आपने पोटैटोज़ को ऐसे रखा सीरीज में, उनको एक उनके थ्रू एक वायर कनेक्ट करा और उन वायर के दोनों एंड को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बना के आपने एक छोटे से बल्ब में लगाया, एलईडी बल्ब आते हैं हमारे, और आपने देखा होगा वहाँ पे बल्ब करता है ग्लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी को एक फैन में लगा दूँ, एक फैन में लगा दूँ तो क्या फैन मूव करेगा? फैन की मूवमेंट होगी? नहीं ना, किसी हाल में नहीं होगी। तो एक छोटा पोटेंशियल छोटे करंट को फ्लो करा सकता है, और जितना ज़्यादा उसको बढ़ाएँगे उतना ज़्यादा करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। दिस इज़ द वेरी बेसिक लॉ सजेस्टेड बाय द ओम्स। आई होप आप इसको कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे आप लोग। अब जब ये बात हुई कि V प्रोपोर्शनल टू I है बच्चों, ठीक है? तो उन्होंने कहा जो V और I का जो रेशियो है, ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट, राइट? ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि जितना v बढ़ेगा उतना i बढ़ेगा, जिस फैक्टर से v बढ़ेगा उस फैक्टर से i बढ़ेगा, या फिर जितना v घटेगा उतना ही i भी घटेगा। इनका जो रेशियो होगा वो तो हमेशा सेम रहेगा, हाँ कि ना। किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में किसी एक पर्टिकुलर ओहमिक, मैंने एक टर्म बोला ओहमिक, ओहमिक अप्लायंस में, जो भी आपका अप्लायंस है अगर वो ओहमिक है तो उसमें v और i का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात बताई आपने, वेरी गुड। ओके, तो सर ये जो रेशियो है अगर ये कांस्टेंट है तो ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे आया हमारा पहला इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पे आर का हमको इंपॉर्टेंस पता चला अभी। तो जब उन्होंने कहा V इज प्रोपोर्शनल टू I और हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमेशा एक कांस्टेंट लगता है, वो यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक कंडक्टर की बात करें बच्चों, तो उस एक कंडक्टर में अगर वो वैसा ही कंडक्टर है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये एक वायर है, इस वायर में जो भी मटेरियल से ये बना हुआ है, ये इसी मटेरियल से बना होगा, ये चेंज तो नहीं होगा। तो इसका जो भी रेसिस्टेंस है वो फिक्स होगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वायर से बना है। और अगर ये पर्टिकुलर वायर से बना है तो सर एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी इसमें पहले से है, करंट को करंट के मूवमेंट को रोकने की, जो चेंज नहीं होगी, बट टेम्परेचर चेंज ना हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और रेसिस्टेंस का फ्लो भी क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। तो ये पूरा था हमारा ओम्स लॉ, बहुत ही कमाल का है बच्चों ओम्स लॉ। चलते हैं, इसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा आर की हम लोग बात कर रहे थे तो आर की एक और बात कर लेते हैं अभी। अगर हमने बच्चों V इज इक्वल्स टू आई आर के थ्रू आर की यूनिट निकाली बच्चों, वो क्या आ जाएगी, V अपॉन आई, विच इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, विच इज वोल्ट अपॉन एम्पियर। जिसको हम लोग लेकिन एक और नाम से बोलते हैं, उसकी जो एसआई यूनिट हम लोग रेफरेंस लेते हैं, वी कॉल इट ओम। क्या बोलते हैं उसको? ओम, राइट। क्योंकि ओम्स लॉ
ने इसको डिफाइन करा, तो हम लोग इसकी जो यूनिट होती है वो हम लोग ओम के नाम से या ओम के नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम, अब देखो यार कितना कमाल है, देखो पोटेंशियल को वोल्टेज ने डिफाइन करा तो उनका नाम की यूनिट वोल्ट हो गई, ठीक है। करंट को एम्पेयर ने डिफाइन करा तो उनके नाम से इसकी यूनिट हो गई। रेसिस्टेंस को ओम्स ने करा तो उनके नाम में यूनिट हो गई, ठीक है। भैया आप भी कुछ करो तो आपकी यूनिट भी होगी। ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड देयर लाइफ, देयर माइंड्स, देयर टाइम इन द इनोवेशन ऑफ साइंस, वी हैव गिवन देम क्रेडिट बाय बाय गिविंग द यूनिट्स ओवर देयर नेम या फिर ऑन देयर नेम, राइट। चलो, ओम्स लॉ की बात हो गई, तो अभी जरा समझते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ओम, ठीक है। अभी रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस की अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। जो मैंने बातें आपको अभी बातों बातों में बताई हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो भैया, ये वही ओम्स, ये हमारा वोल्ट और ये हमारा एम्पियर। क्या बोल रहा है वो, वोल्ट पुश कर रहा है, वोल्ट पुश कर रहा है एम्पियर को। लेकिन ओम्स ने क्या करा, ओम्स ने कहा कि यार अगर मैं इसको इस बात को छोटा कर दूं, इस बात को छोटा कर दूं, ठीक है। मतलब छोटा करने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, छोटा करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ा दूं। तो अगर V इज इक्वल टू आई आर में, आप ध्यान से देखो, अगर मैं V को सेम रखता हूं बच्चों, अगर मैं V को सेम रखता हूं, अगर V इज कांस्टेंट है, तो हमारा जो I होगा हो जाएगा 1/R, R को उधर ले आओ। I सर जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस को उतना कम होना पड़ेगा। इस बात को आप बहुत ही फंडामेंटली समझ सकते हो एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से, इफ आई टेल यू। देखो, हाय वसीम, हाय, हेलो, हाय टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग द वीडियो। अब जरा समझो इस बात को, V इज इक्वल्स टू आई आर में हम लोग V ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर V इज इक्वल्स टू आई आर में मैं V को सेम रखूं, जैसे कि मैंने जो पोटेंशियल अप्लाई करा है अक्रॉस द कंडक्टर, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल अप्लाई करा है 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, इसको मैं सेम रखूं, ठीक है। तो दो फैक्टर पे हमारा करंट डिपेंड करेगा कि सर यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना लगा है, ठीक है। अच्छा, ये बात को अगर हम बहुत ही लेमन तरीके से हमको समझाऊं, बहुत ही सिंपल भाषा में, देखो क्या होता है। अगर आपके पास तीन रास्ते हैं, मानो रास्ता वन, रास्ता टू और रास्ता थ्री, वन, टू और थ्री, ठीक है। आपको पता है इस वाले रास्ते में, अगर आप इस वाले रास्ते से जाओगे तो यहाँ पे सब्जी की मंडी लगती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे वेंडर्स हैं, ठीक है, वो अपने अपने ठेलों पे या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हौश पौश होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो रास्ता टू है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये भी। यहाँ पे वेंडर्स तो नहीं है लेकिन यहाँ पे शॉप्स हैं। जो रास्ता थ्री है, ये आपका मेन रोड है, ये आपकी मेन रोड है जहाँ पे सिर्फ व्हीकल है और ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप किस रास्ते से जाना चूज करोगे, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप किस रास्ते से जाना चूज करोगे, सर ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू गो एंड सेलेक्ट द थर्ड पाथ। आप सबसे ज्यादा चूज करोगे अगर आप थर्ड पाथ का यूज कर पाओ तो। आप लोग बताओ बच्चों, ऑनलाइन वालों, आप लोग कौन सा पाथ चूज करोगे। अगर मैंने आपको तीन रास्ते दिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट पाथ जो आप चूज करोगे। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं ये पाथ चूज करता हूँ तो बेनिफिट क्या है मेरे लिए। बेनिफिट क्या है कि मैं तो पहले जल्दी जा पाऊंगा, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मेरा माइंड बिल्कुल काम रहेगा और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा ही करंट का सिनेरियो भी है बच्चों। करंट वहाँ पे ज़्यादा जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है। वही बात है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा था, वेंडर वाले थे, ठेले वाले थे, शॉपकीपर्स थे, तो यहाँ से करंट कम गया या फिर गया ही नहीं। गया कहाँ से? यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम था, जहाँ पे बिल्कुल खाली एरिया था। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो सर वो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना। अगर एक सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएँगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वायर में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जहाँ पे कम होंगे वो वहाँ पे कम रहेगा। या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात अगर हम लोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा इसको बोलना, राइट। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक कंडक्टर की जो रेसिस्ट करेगा फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को। बहुत ही कमाल की बात यार। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी कंडक्टर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट अपने आप को रोक के चलेगा। मतलब मुझे क्या लगता है यार कि जो अपना रेसिस्टेंस है वो एक ब्रेकर है। रेसिस्टेंस है जो ब्रेकर्स हैं, राइट। रेसिस्टेंस क्या है? ब्रेकर्स हैं।
ब्रेकर से करंट पास तो हो जाएगा, ब्रेकर से करंट पास तो होगा, लेकिन कहीं न कहीं उसका मूवमेंट जो है, वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस एक अच्छी चीज़ है या फिर एक बुरी चीज़ है? ठीक है? नाउ कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट यू से रेजिस्टेंस इज़ गुड और बैड फॉर एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस, कि वो सही है फिर वो गलत है। ठीक है? चलो, तो इसकी बात मैं ऐसे भी करता हूँ कि आप लोग बताना, फिर मैं आपको इस पे डिस्कस करूँगा, ठीक है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो ओम होती है बच्चों। ओम इज़ डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर अ, क्यू नहीं बोलते हैं उसको, ओम बोलते हैं। ऐसे ओम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक, रिप्रेजेंट बाय दैट 1 ओम। अच्छा, 1 ओम को अगर मुझे डिफाइन करना है बच्चों, इफ आई आस्क्ड टू डिफाइन 1 ओम, मैं 1 ओम कैसे डिफाइन करूंगा? देखो, आपको पता है बच्चों 1 ओम कब आएगा, 1 ओम कब आएगा? तो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास होता है बच्चों। V इज इक्वल टू आई आर में R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो जब हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे और उसमें 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराएंगे, देन वी विल बी सेइंग कि हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस है। फिर दोबारा समझते हैं उसको। हमने बोला when 1 ohm of resistance is equal to the flow of the 1 ampere of current through a conductor between 2 point having the potential difference of 1 volt। तब से जब 1 एम्पियर पास होगा 1 वोल्ट बैटरी से, ठीक है? 1 वोल्ट बैटरी से जब 1 एम्पियर करंट पास होगा, देन वी विल सेइंग जो वहाँ का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। बच्चों ये 1 वाली डेफिनेशन याद करके रखना। ये 1 वोल्ट, ये 1 एम्पियर, ठीक है? ये 1 कूलम, ये सब बहुत पूछा जाता है आपसे, तो आप लोग इसको याद रखना। 1 ओम, ये सब आपसे बहुत पूछा जाएगा, तो ये डेफिनेशन को भी याद रखना। कुछ नहीं करना है आपको लिए, आपको बस इनके रिलेटेड फॉर्मूला याद रखने हैं। जैसे आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, P is equals to W upon Q का यूज कर लेना। आप बोलना when 1 joule of work is required to bring a 1 coulomb of charge from point A to point B, that is your 1 volt। अगर आपसे पूछा जाए what is 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के लिए आप लोग यूज कर सकते हो I is equals to Q upon T। 1 एम्पियर कब होगा? when 1 coulomb of charges flows through the wire in 1 second, that is your 1 एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाए what is 1 ohm, तो 1 ohm के लिए आप याद कर लोगे बच्चों R is equals to I V is equals to IR, V equals to IR, R is equals to V upon I, राइट? इसके लिए क्या बोलोगे आप? हाउ यू डिफाइन R? R के लिए आप बोलोगे when 1 volt of current, when 1 volt of battery is applied to pass 1 ampere of current, 1 ampere of current, that is your 1 ohm। ये तो बातें कर रहे होगे उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो, अभी ओम्स लॉ को और अच्छा आराम से देखते हैं जरा। इफ वी प्लॉट अ डायग्राम ऑफ करंट वर्सेस करंट करंट वोल्टेज वर्सेस करंट, ठीक है? अगर हम लोग एक वी आई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वी आई ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ, ठीक है? अगर हम लोग वोल्टेज और करंट में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ग्राफ कैसा बनता है इसकी बात कर लेते हैं। इस ग्राफ की कुछ खास बात होती है, वो क्या क्या बात है जरा ध्यान से देखो। पहले तो हमने कहा जब वोल्ट V2 था हमारा, तो हमने कहा V हमारा 2 था, ठीक है? तो हमारा I कितना था? I हमारा 10 था, ठीक है? हमारा V2 था, ठीक है? 1 मिनट रुको, ओके, ओके, उल्टा हो गया है ये, उल्टा हो गया बच्चों। देखो एम्पियर जो है, एम्पियर यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे इसको मैं एम्पियर बोल देता हूँ। इसको मैं यहाँ, अब देखो मैं इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। जब हमारा ये करंट यहाँ पे है, वी आई ग्राफ है ना, तो आई ये है, इसको मैं करंट बोल देता हूँ, इसको करंट बोल दो और इसको वोल्टेज बोल दो, ठीक है? आई हमारा 2 था तो वी हमारा 10 था। जब आई हमारा 4 हुआ तो वोल्टेज हमारा 20 हुआ। जब आई हमारा 6 हुआ तो वोल्टेज हमारा 30 हुआ। ऐसा आप देख पा रहे हो, जब मैंने इन सारे डॉट्स को मैंने जोड़ा, ठीक है? ये देख रहे हो, सब सब आपके कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। तो व्हाट आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये बात देख पा रहे हो बच्चों? जब मैंने इनको जोड़ा, आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हाट दिस स्ट्रेट लाइन शोज, व्हाट दिस स्ट्रेट लाइन शोज, मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज दैट सर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। जो भी हमारा कंडक्टर है ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें जो V अपॉन आई का रेशियो होगा, किसी भी पॉइंट पे देखो, V अपॉन आई निकालो, आप 10 अपॉन 2 करो, 10 अपॉन 2 करो, क्या 5 आया, राइट? फिर आप 20 अपॉन 4 करो, इस पॉइंट के लिए क्या आएगा? 20 अपॉन 4 आया, ये भी 5 आया। इस पॉइंट के लिए क्या आएगा बच्चों? 30 अपॉन 6 करो, फिर 5 आया। तो देख पा रहे हो
तो ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट के बराबर है। और आप लोग से अगर मैं पूछूँ तो ये कांस्टेंट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये कांस्टेंट क्या है? तो आप लोग मुझे बताओ कि ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या होने वाला है? तो बच्चों ये कांस्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है। क्योंकि V अपॉन I तो हमारे पास R होता है, राइट? V अपॉन I इज़ नथिंग एल्स बट R। तो यहाँ पर हम लोग R की बात करेंगे। हेलो, हाय हाय एवरीवन, keep commenting. I am reading your comment. Hi Mahesh, hello Ria, hi Nipun, Wasim, and to all of you, very welcome, warm welcome from my side. And keep liking the content, keep sharing it, बच्चों. Keep asking your doubt in case if you got any problem right here. So feel free to ask. I am here. That whole team is here to support you. Okay, those who all are watching the video, keep liking the content, keep sharing it among your friends यार। अभी अभी आप देखो ना कि अकेले पढ़ोगे तो क्या फ्रेंड, उसकी भी तो चिंता आपको करनी पड़ेगी ना। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो दोज हु आर वेरी नियर एंड डियर टू यू, बहुत केयर करनी पड़ती है आपको उनकी। अच्छा कंटेंट मिलता है तो उनको शेयर कर देते हो, राइट? कीप शेयरिंग इट एंड डोंट 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 फॉरगेट कि हमारे जो कोर्सेज हैं ये टर्म 2 के लिए स्पेशली डिजाइंड हैं। तो दोज एनी ऑफ इन इन योर नोन, किसी को जानते हो तो क्लास 10th में वो प्रिपरेशन कर रहा हो, तो कीप शेयरिंग अमंग देम। उनको हेल्प मिलनी चाहिए, दैट इज आवर मोटो। वी विल बी रिलीजिंग दैट all videos for term 2 in is free on YouTube to all are all of you are can avail this opportunity। सब लोग जाओ उसको देखो, मजे करो उससे यार, ठीक है? और ये कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिकली क्यूरेटेड है, बिलीव मी। some of the brightest minds are working on these content। लेट मी टेल यू, हमारी जो टेक टीम है, हमारे जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है, हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं, दोज हु आर डिजाइनिंग आवर कंटेंट, डिजाइनिंग पीपीटीज इंक्लूडिंग मी एंड मेनी ऑफ आवर फैकल्टीज, ठीक है? मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा टाइम बाय टाइम एज वी गो ऑन, डोंट वरी। लेकिन देयर अ होल सपोर्ट ऑफ देम बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर कमिंग एंड डिलीवरिंग दिस टू यू ऑल। हम लोग की बहुत लंबी प्लानिंग होती है, उसके बाद हम लोग आप तक रीच कर पाते हैं, राइट? चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड, क्या ऑब्जर्वेशन क्या हुई यहाँ से कि सर एक लीनियर ग्राफ ऑब्टेन हुआ है, राइट? लीनियर ग्राफ ऑब्टेन करने का मतलब है कि सर जो ये वी आई ग्राफ है, इसका जो रिलेशन है ये हमको एक कांस्टेंट रिलेशन के टर्म में मिला। हर एक बार वैल्यू जो हमने सॉल्व करा वो 5 आ रही थी। इट मींस ये एक ओमिक कंडक्टर है बच्चों, ठीक है? ये कैसा कंडक्टर है? ये ओमिक कंडक्टर है। अब सर अगर ये ओमिक कंडक्टर है तो नॉन ओमिक क्या होने वाला है? नॉन ओमिक कंडक्टर बच्चों वो होगा जहां पे v अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। जहाँ पे v अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, वी विल बी कॉलिंग इट एज नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके, चलो, वेल एंड गुड। अभी कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, कुछ बेसिक बेसिक से डेफिनेशन है हमारे पास, तो समझ लेते हैं जल्दी से बच्चों, ठीक है? फिर आगे चलते हैं। अब क्या बोला जा रहा है हमसे यहाँ पे? हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट। जो हम लोग कंपोनेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, जिसकी वजह से हम लोग करंट को रेगुलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स, इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है बच्चों, हम लोग करंट की जो रेसिस्टिविटी की प्रॉपर्टी है, तो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, इफ वी कैन चेंज दैट प्रॉपर्टी, ठीक है? रेसिस्टेंस को बढ़ा पाना या घटा पाना, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वेरिएबल रेसिस्टेंस। करंट की प्रॉपर्टी को, करंट करंट रेसिस्टेंस की अमाउंट को कम या ज्यादा कर पाने को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस। फिर उसके लिए हम लोग एक कंपोनेंट को यूज करते हैं, एक डिवाइस को यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है? करंट अब बस देखो कि क्या आपने कभी सोचा कि क्या कभी करंट घट भी और बढ़ भी सकता है? हाँ बच्चों, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बाय हेल्पिंग विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टेट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन द वायर। मेनली हम उसको रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करते हैं। दिस आर डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन अ सर्किट टू प्रोवाइड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। आपके अपने अगर आप अपने फिजिक्स लैब में गए होंगे बच्चों, तो आपने अपनी फिजिक्स की लैब में एक व्हाइट या फिर ब्लैक कलर का बहुत लंबा सा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देखा होगा, उसको बोलते हैं रियोस्टेट। मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे दिखाऊंगा, भी कोशिश करूंगा मैं उसको आपको रियल लाइफ दिखाऊं, ठीक है? चलो जल्दी से देखते हैं मोर ऑन रेसिस्टेंस। यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन है आपके पास बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पे भी एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। लेकिन अगर आप दोनों की लेंथ को देखो तो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो एल है और इसकी मानो एल प्लस एल डैश है, राइट? थोड़ी सी ज्यादा है ना, तो यहाँ तक मानो ये एल रही और उसके बाद
उसके बाद कुछ और हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ भी है, राइट? तो कुछ एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ पे। विच डू यू थिंक विल रेसिस्ट द करंट मोड? अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यही है कि फैक्टर कौन कौन से हैं जिसपे रेसिस्टेंस अफेक्ट करेगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वायर लंबा हो गया, जैसे से देखो, आपके पास एक गली है, ठीक है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ वेंडर्स हैं, नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़ी गली है जिसमें और ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और ज्यादा दुकानें हैं, बड़ी और मार्केट है, राइट? तो कहाँ से आपको ज्यादा ट्रबल होगा? अब भाई पतली छोटी सी गली है तो शायद आप इजीली क्रॉस कर जाओ, लेकिन इसमें जब तक आप पूरी गली क्रॉस नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे वेंडर है, यहाँ पे वेंडर है, कोई ठेले वाला और कोई सेलर कि भैया आम ले लो, अमरूद ले लो, आलू ले लो, राइट? तो यहाँ पे आपको पूरी गली में प्रॉब्लम होने वाली है। सर ये वेंडर्स कौन है बच्चों? ये वेंडर्स हमारे 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 आइडिया के अकॉर्डिंग, हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग सर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। these are the electron present in the wire। जितना ज्यादा लंबा हमारा होगा, तो ज्यादा लंबा हमारा वायर होगा, उतने ज्यादा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा करंट को, उतने ज्यादा टाइम तक डिफिकल्टी होगी करंट को पास कराने के लिए। यहाँ से आपके पास सिंपल आइडिया क्या लग रहा है? सर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और लेंथ ज्यादा है तो कुछ तो होगा, राइट? वो क्या होगा देखो जरा अभी। अच्छा अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो, अगर मैंने अभी लेंथ को सेम रखा, लेंथ को सेम रखा और मैंने एरिया बढ़ा दिया, मैंने एरिया क्या कर दिया बच्चों? बढ़ा दिया। देख पा रहे हो? यहाँ पर एरिया मानो ए है और यहाँ पर ए प्लस ए डैश मान लो, यहाँ पे ए प्लस ए डैश मानो, थोड़ा बढ़ गया ना, तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अभी लेंथ ऑफ द वायर आर सेम, लेंथ ऑफ द वायर्स आर सेम। अब बताओ, इफ द सेम लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, विच डू यू थिंक विल रेसिस्ट द करंट मोर? अब बताओ कौन सा करंट ज्यादा रेसिस्ट करेगा? अब देखो ऐसा समझो कि सर वही गली है लेकिन अब वो चौड़ी हो गई है, तो जो, अगर गली चौड़ी हो गई तो क्या आपके लिए जगह बन गई निकलने के लिए वहां से, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बन गई वहां से निकलने के लिए, राइट? ठीक है। तो अभी जरा इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग एक आइडिया क्रिएट करते हैं कि रेसिस्टेंस डिपेंडिंग फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है? ठीक है, रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जरा इस बात को जल्दी से देख लेते हैं विदाउट एनी डिले। जरा इस बात को देख लेते हैं कि किस किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस हमारा, प्यारा हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। इस बात को तो जल्दी से देख लेते हैं, मैं 1 मिनट का टाइम लूँगा बस आपसे। यहाँ मैंने आपको 2 ऑब्जर्वेशन दिखाई हैं, इसके बेसिस पे मैं उनके फैक्टर्स की बात करूँगा, ठीक है? चलो, किन-किन फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला है, इसकी बात हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। आ जाओ, चलो। तो सर आपने कहा कि पहले तो जब लेंथ बढ़ी थी वायर की, तो जब लेंथ पहला एक फैक्टर बच्चों, जब मैंने वायर की लेंथ बढ़ाई और इंक्रीजिंग द लेंथ हमने देखा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डायरेक्टली रिलेट करेगा, जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सर आपने दूसरा पॉइंट बताया, ठीक है, यहाँ पे एक बात करी हम लोगों ने कि लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ पे बात करिए हम लोग, जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा जगह मिल गई, तो नाउ यू कैन मूव मच मोर इजली। तो जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ा, जैसे हमारा एरिया बढ़ा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ। आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब रेजिस्टेंस एरिया से कैसे रिलेट कर रहा है? इनवर्सली, राइट? इनवर्सली। क्यों? एरिया बड़ा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, एरिया बड़ा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। अच्छा एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब अभी सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा सा इजी रहने वाला है, तो दो यहाँ से रिलेशन निकले थे हमारे पास, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। अच्छा अगर हम लोग इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, इन दो फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? आर इज प्रोपोर्शनल टू L/a। एल ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन है बच्चों, लेकिन अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रो। क्या बोलते हैं बच्चों? रो। आर इज इक्वल्स टू रो L/a, एक हमारा बहुत ही शानदार सा रिलेशन होता है, ठीक है बच्चों? कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन,
ठीक है। ऐड नहीं कर रहे हैं बच्चों, ऐसा ना बोलना आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा, वी आर नॉट एडिंग। उन्होंने दो फैक्टर लिखे हैं और उन फैक्टर को बस रिलेट कर रहे हैं हम लोग, वी आर नॉट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देम। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे रिलेटेबल फैक्टर, लेकिन सिर्फ ये नहीं होते हैं बच्चों, दो फैक्टर और होते हैं। एक हमारा फैक्टर होता है टेम्परेचर, ठीक है, और एक हमारा फैक्टर होता है मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है, ये जो रेसिस्टिविटी होती है, एक और टर्म मैं बोलूंगा आपसे बच्चों, ये जो एक और नया टर्म आया इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो, इस वाले सिंबल से। पी को हल्का सा टिल्ट कर दो, एक ग्रीक लेटर है हमारे पास, तो हम लोग बोलते हैं रो, आर एच ओ, ठीक है। इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल फैक्टर इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस में हमारे चार फैक्टर हैं, टेम्परेचर, मटेरियल ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ पे डायरेक्टली रिलेट करता है बच्चों रेसिस्टेंस, और हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया पे इन्वर्सली करता है। अगर आप मुझसे बोलते हो सर यहाँ पे रो की यूनिट क्या है, रो की यूनिट निकालते हैं, तो मैं बोलूंगा रो की यूनिट निकालने के लिए आर को आप यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करो और लेंथ से डिवाइड कर दो। आर इंटू ए अपॉन एल करोगे बच्चों, तो रेसिस्टेंस का यूनिट हो गई ओम, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, और लेंथ की तो होती है मीटर, राइट। मीटर से मीटर अगर काट दोगे तो आपको रो की यूनिट मिल जाएगी, जो कि रेसिस्टिविटी की यूनिट है, विच इज ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर, राइट। तो आप लोग रेसिस्टिविटी की यूनिट को याद रखोगे, दैट इज ओम मीटर। और हर एक वायर के लिए अलग अलग होती है हमारे पास। इसके लिए और डिस्कशन है करने के लिए, इसमें लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन यहाँ से क्लियर आइडिया क्या लग गया कि जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्रॉस सेक्शन हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम होगी यार, रोड चौड़ी हो गई है यार, सपोज करो ना रोड चौड़ी हो गई, रोड चौड़ी हो गई मतलब 4 लेन हाईवे बन गया आपके पास, ठीक है। अब मस्त इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, इधर से आओगे, इधर से आओगे, राइट, 4 लेन हाईवे बन गया आपके लिए, मस्त ऐसा सिनेरियो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस वहां पे हो जाएगा कम। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में हमारे पास ये वाले पॉइंट थे, ठीक है। अभी इसको और सोचो जरा कि ये फैक्टर जो है ये और कैसे डोमिनेंसी शो करेंगे अपनी। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। अभी मैं क्वेश्चंस को इस टर्न पे कवर नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वी आर मेकिंग द वीडियो, बहुत लंबा वीडियो ना हो, एक आर के अराउंड ही रहे। तो इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा आज उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं, व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे। तो आज हम लोग ध्यान से देखो बच्चों, हमने पहले तो जल्दी से रिकॉल करा हम लोग ने पहले तो, कि रिकॉलिंग में हमने फटाफट देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देन वी मेड द डायग्राम, सर्किट डायग्राम, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट की बात करी हम लोगों ने, उसे का डायग्राम बनाए। फिर हमने रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस होता क्या है, हाउ व्हाट इज द रियल लाइफ सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। वो एक ब्रेकर की तरह बिहेव करता है, जिससे करंट जितना जाएगा उतना ही निकलेगा आगे, लेकिन करंट की स्पीड कम हो जाएगी कहीं ना कहीं। कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर हैपनिंग टू मेक द रेजिस्टेंस। फिर उन्होंने ओम्स लॉ को अंडरस्टैंड करा, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहते हैं, अमाउंट ऑफ करंट जो होता है, या फिर अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट का फ्लो होगा, या फिर जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट का फ्लो होगा। उन्होंने ये वाली बात वहां पे करी, राइट। इसके बाद उन्होंने क्या बात करी बच्चों, बाकी इसके बाद उन्होंने देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, उसकी यूनिट क्या है, और हम लोग ने एक लॉ को कैसे ओम को डिफाइन करा। एक ग्राफ देखा ओम्स लॉ को, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है बच्चों, जो हमारा वीआई ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद हम लोग ने उसकी डेफिनेशन देखी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात भी करी हमने, जहाँ से रिलेशन निकला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हमारा, ठीक है। अभी इस पे और जरा रिकॉलिंग कर लो आप लोग, 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, बहुत ही शानदार लेक्चर हुए हैं। हम लोग अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में आएंगे उसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपके कवर कर रहे होंगे, और आपको बहुत इंसाइट शेयर करेंगे रेजिस्टेंस को लेके, और हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की एनर्जी को लेके कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हमारा घर का बिल कैसे कैलकुलेट करता है, एंड ऑल, राइट। चलो, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे, and then we will be discussing more about our our topic. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, डोंट मिस आउट ऑन स्टडिंग। आप लोग डेली पढ़ाई करते रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। मेक श्योर कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे हो। सोशल, हिंदी, इंग्लिश आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, उस पर भी फोकस बनाए रखो अपना। लेकिन मैथ साइंस को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना, क्योंकि वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा कवर करनी है आपको इन दिस गिवन ड्यूरेशन, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सन के लिए। माई सेल्फ विशाल गुप्ता, आई एम
signing off right now from the team of the Daily Learn. We are creating this content to make your learning very, very, very easy. Okay, everyone. Chalo. Bye bye.